नाउ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अगैन जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है वो इतनी परमेबल हो जाती है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का पैसेज अलाउ करती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स फिर फिल्टर हो जाती हैं। अब इसकी 3 कंडीशन है जिसमें वो फिल्टर हो जाती है। एक होता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसमें अगैन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में भी कुछ ग्लोमेरुलस ब्लॉक हो जाते हैं और कुछ होते हैं वो परमेबल हो जाते हैं आरबीसीज को और प्लाज्मा प्रोटीन्स को। अमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि डेपोजिशन हो जाती है अब नॉर्मल प्रोटीनॉइड मटीरियल की, और अगैन ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है। और मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये होता है कि हमारे पास जो नेगेटिव आयंस होते हैं खासतौर पे जो बेसल मेम्ब्रेन पे होते हैं वो लॉस होते हैं। अब जो हमारी बेस जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है जो ग्लोमेरुलस की है उसकी तीनों लेयर में जो एक एंडोथेलियल लेयर है जो बेसल मेम्ब्रेन है और जो एपिथेलियल में, तीनों में नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेसल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीओग्लाइकन की वजह से चार्जेस है वो हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाता है तो फिर जो हिंड्रेंस होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स की वो नहीं रहती और वो फिल्टर हो जाती हैं। और हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूजुअली मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी ये बच्चों में होता है और 40 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो जाती है विच इज़ अ लॉट। सो ये काफ़ी डेंजरस होता है। अब जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है तो हमारी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे होते हैं। ऑल्दो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल अप टू 75% भी फंक्शनल नेफ्रॉन्स लॉस हो जाते हैं तो जो बाकी 25% रह जाते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारा नॉर्मल यूरिन बन रहा होता है, नॉर्मल एक्सक्रीशन हो रही होती है, वाटर सोल्यूट बैलेंस मेंटेन रह रहा होता है। लेकिन एक नुकसान ज़रूर ये होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं क्योंकि उनके एक्सक्रीट होने का और कोई मैकेनिज्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ बॉडी से एक्सक्रीट होना है। जैसे क्रियाटिनिन कहीं भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और इसने सिर्फ एक्सक्रीट होना होता है। तो इसकी सिर्फ एक्सक्रीशन रेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये किस तरह से हमारी बॉडी से निकलेगा। और अगर जीएफआर डिक्रीज करेगा तो इसका एक्सक्रीशन रेट भी डिक्रीज कर जाता है। तो एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि इसमें ये अक्यूमुलेट कर जाता है। दूसरा कुछ सोल्यूस होते हैं जिसमें फॉस्फेट और यूरेट और हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जीएफआर 20 to 30 रेंज में रहता है तो फिर भी वो मेंटेन किए जा सकते हैं। लेकिन एवेंचुअली जो आगे पैराग्राफ में सारी बात लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है जो कि इसकी लास्ट लाइन की समरी है कि इवन विद लार्ज डिक्रीज इन द जीएफआर नॉर्मल रेट्स ऑफ रीनल एक्सक्रीशन अगर हमने मेंटेन रखने हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनकी रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते हैं। आइसोस्थेनुरिया में ये बताया हुआ है कि इसमें हमारी जो जब फॉर एग्जांपल रीअब्जॉर्प्शन में नहीं हो रही होती तो रीनल ट्यूबुलर जो फ्लो रेट होता है ना वो बढ़ जाता है। ना कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म काम कर रहा होगा और ना ही डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। कंसनट्रेटेड इसलिए काम नहीं करता क्योंकि जब ट्यूबुलर फ्लो रेट मैकेनिज्म बढ़ जाता है तो द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ट्यूब्यूल्स टू वर्क ऑन द फ्लूइड विल डिक्रीज। तो ट्यूब्यूल्स एफिशिएंटली रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म है वो भी डेवलप नहीं हो पाता, तो ये यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो पाता और यूरिन डाइल्यूट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगैन जो है फ्लूइड्स की लोड, फ्लूइड में सोडियम लोड बहुत ज़्यादा होता है और इतना हमारे नेफ्रॉन्स जो है वो उसका काम नहीं कर रहे होते, इतनी उनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो बहुत एफिशिएंटली रीअब्जॉर्ब करें। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिनमें हुआ होता है उनमें हम एक टेस्ट करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को कंसनट्रेट करें और जब उनकी वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्टेड हुई होती है 12 आवर्स के लिए। यूरीमिया आर बेसिकली चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर क्रॉनिक किडनी फेलियर। ऑल्दो ये वही चेंजेस होते हैं जो कि अक्यूट किडनी फेलियर में भी होते हैं लेकिन ये उससे थोड़े ज़्यादा इन्हांस्ड होते हैं। जिस तरह से अक्यूट किडनी फेलियर में भी एसिडोसिस होगा, उसमें भी हाइपरटेंशन होंगे, उसमें भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है और ऑब्वियसली सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन उसमें भी हो सकती है। सिमिलरली यहीं पे भी है कि जनरलाइज एडीमा हो जाता है क्योंकि सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन हो रही होती है। एसिडोसिस हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो रहा था, हमारे बॉडी के एसिड्स एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते। हाई कंसनट्रेशन हो जाती है नॉन प्रोटीन वेस्ट की जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं जिसमें फिनोल, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, पोटाशियम और ग्वानिडीन बेसिस होती हैं। तो ये इसको इन सारे चेंजेस को हम यूरीमिया कहते हैं। अब इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो जो वाटर रिटेंशन और डेवलपमेंट ऑफ एडीमा होती है हमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, उसमें वाटर इनटेक अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑब्वियसली किडनी रूटीन करिए तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारी जो बॉडी का जो टोटल बॉडी फ्लूइड है वो नॉर्मल रह सकता है। लेकिन अगर हम वाटर जो इनटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे फिर इवेंचुअली होगा कि हमारे बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑल्दो हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा कि अगर 25% भी हमारे नेफ्रॉन्स फंक्शन है तो ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एक तो ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट और वाटर की टेंशन होती रहती है, उस वजह से भी एडीमा होता है और हाइपरटेंशन होती है। लेकिन दूसरा क्या होता है कि हमारा जो किडनी होती है उसको ब्लड वॉल्यूम जो है वो उतना नहीं जा रहा होता जिसकी वजह से रेनिन रिलीज हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इवन द स्मॉल फ्लूइड रिटेंशन दैट डज अकर अलॉन्ग विद द इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 2 दैट यूजुअली अकर इन इस्कीमिक किडनी डिजीज। ये इस्कीमिक किडनी डिजीज में होता है ना, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो कोई ना कोई इस्कीमिया हुआ है जिसकी वजह से रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 के लेवल्स बढ़ जाते हैं और इससे हाइपरटेंशन होती है और साथ ऑलरेडी हमारे पास में हमारी सॉल्ट और फ्लूइड रिटेंशन भी हो रही है।
तो या तो फिर इसमें ये कह सकते हैं कि सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए या डायलिसिस पे पेशेंट को करवा दिया जाए, या फिर अगर पेशेंट डायलिसिस से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हमें इस्कीमिक किडनी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस्कीमिक किडनी कॉन्टिन्यूसली रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ कर रही है। नेक्स्ट इसमें जो एजिटीमिया होता है, यानी कि जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इंक्रीज कर जाता है, उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है। ऑब्वियसली इनकी एक्सक्रीशन बाय द वे ऑफ किडनी हो रही है, वो नॉर्मली नहीं हो रही, तो फिर ये बढ़ जाते हैं। 10 टाइम्स नॉर्मल इनकी अमाउंट हो जाती है विद इन 1 to 2 वीक्स, और अप्रॉक्सीमेटली ये उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं जिस प्रोपोर्शन में हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपना फंक्शन जो है वो लूज़ करते जाते हैं। एसिडोसिस क्यों होता है? हमारी बॉडी जो है वो 50 to 80 मिली ऑस्मोल्स मेटाबॉलिक एसिड बना रही होती है मेटाबॉलिक एल्कली के मुकाबले में, और नॉर्मली हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो 500 to 1000 मिली ऑस्मोल्स ऑफ एसिड को बफर करते हैं, जबकि जो बोन्स में जो फॉस्फेट होता है वो एडिशनल 1000 मिली ऑस्मोल्स को जो होते हैं उसको कवर कर रहा होता है। जब एसिडोसिस इस वजह से भी होती है कि एक तो हमारे जो एसिड्स हैं वो रिमूव नहीं हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन की सिक्रीशन भी प्रॉपर नहीं हो रही होती, हाइड्रोजन हमारे जो एसिड्स को टाइट्रेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा और वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। सो एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो कि आरबीसी को अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस से बहुत तेज़ी से पास कराता है और एवेंचुअली आरबीसी की प्रोडक्शन कराता है। लेकिन किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही तो एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज़ नहीं होगा, अनीमिया हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेशिया 2 रीज़न से होता है कि एक तो यहाँ पे विटामिन डी की किडनी में एक्टिवेशन हो रही होती है, वो भी नहीं हो पाती, और सेकेंडली यहाँ पे जो सीरम फॉस्फेट कंसनट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे GFR डिक्रीज कर जाता है। तो जब सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, GFR डिक्रीज कर जाएगा, सो दिस रेजिन सीरम फॉस्फेट इंक्रीजेस बाइंडिंग ऑफ द फॉस्फेट विद द कैल्शियम इन द प्लाज्मा। जो आयनाइज्ड कैल्शियम होगी उसके साथ फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगी पैराथायराइड रिलीज होगा, और पैराथायराइड बोन से फिर कैल्शियम को और फॉस्फेट को रिलीज कराएगा, तो फिर इस वजह से भी बोन्स का जो बेसिकली जो मैस होता है वो कम होता जाएगा। तो ऑस्टियोमेलेशिया 2 वजह से होता है कि एक तो विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो पा रही, और दूसरा ये होता है कि हमारा जब फॉस्फेट बड़ा हुआ होता है तो वो फॉस्फेट आयनाइज्ड कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाता है, और आयनाइज्ड कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाएगा तो कैल्शियम की अमाउंट लो हो जाएगी, PTH रिलीज करेगा और वो बोन से रिजॉर्प्शन कराएगा, जो कि अगेन ऑस्टियोमेलेशिया कॉज कराएगा। अब हाइपरटेंशन किडनी डिजीज़ में यहाँ पे अगैन एक रेपिटेशन ही है, लेकिन यही लिखा हुआ है आगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कौन से ऐसे लेजेंड्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम हमारी जो किडनी होती है वो सॉल्ट और वाटर को रिटेन करती है और आगे से नहीं एक्सक्रीट कर पाती। ऑब्वियसली इन केसेस में आपका GFR डिक्रीज़ कर जाता है, और रीनल या तो GFR डिक्रीज़ कर जाता है या फिर आप ये एब्जॉर्प्शन हमारी किडनी बहुत ज़्यादा करिए जिसकी वजह से हम सॉल्ट और वाटर रिटेन कर रहे हैं। एक होता है इंक्रीज रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसमें जब भी कभी रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो GFR डिक्रीज कर जाएगा। जब GFR डिक्रीज करेगा तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर रिटेन रहेंगे, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आके पेनिट्रेट कर जाते हैं तो वहाँ से वो फिल्टर नहीं हो पाती चीज़ें, और अगैन हमारी किडनी में सॉल्ट एंड वाटर रिटेन रहेंगी। और थर्ड जो कंडीशन है वो होती है एक्सेसिव ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, कि जिसमें एल्डोस्टेरोन इतना ज़्यादा रिलीज हो जाता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉर्मल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन वाटर एट एन एलिवेटेड प्रेशर मीन्स दैट प्रेशर नाइट्रिएसिस एंड प्रेशर डायूरेसिस हैव बीन रीसेट टू हाई आर्टीरियल प्रेशर। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता है ना तो वो खुद ब खुद प्रेशर नाइट्रियोरेसिस और प्रेशर डायूरेसिस से सॉल्ट और वाटर को एक्सक्रीट करा देता है कि जो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो GFR इंक्रीज करेगा, GFR इंक्रीज करेगा तो ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स बहुत इफेक्टिवली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, तो प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाइट्रियोरेसिस से फिर आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाइपरटेंशन कॉज बाय पैची एरियाज जो होते हैं रीनल डैमेज की वजह से। अब जब पैची एरियाज होते हैं, अब जब हमारी बॉडी में पैची एरियाज डेवलप कर जाते हैं तो यानी कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एक किडनी इस्कीमिक है और दूसरी किडनी जो है वो या फिर दूसरा किडनी का जो कोई पार्ट है वो इस्कीमिक नहीं है, तो उसमें ये हो सकता है कि ये उस कंडीशन में डेवलप कर सकते हैं जिसमें रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्टेड होती है। तो जब रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्टेड होगी, ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो यहाँ पे इस्कीमिक टिश्यू भी होगा, तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 की जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि रेनिन रिलीज होगा। इस्कीमिक किडनी में अगैन सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन होगी रेनिन की वजह से, और रेनिन की वजह से भी होगी, वैसे भी हो रही होगी, जिससे अगैन हाइपरटेंशन होगा, उसी चीज़ की रेपिटेशन है। अब जो यहाँ में बताया है कि किडनी डिजीज दैट कॉज लॉस ऑफ द एंटायर नेफ्रॉन्स लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज बट मे नॉट कॉज हाइपरटेंशन। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये तब होता है ना, फॉर एग्जांपल जब एक किडनी रिमूव हो जाती है तो अगर जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक नहीं करें, उनको बहुत ज़्यादा सॉल्ट रिमूव नहीं करनी पा रही, तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन एडिशनल स्ट्रेसेस अगर ऐड कर दी जाए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं तो फिर किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाती। इस केसेस में फिर हम ये कहते हैं कि अगर हाइपरटेंशन डेवलप कर जाती है तो हमें वही किडनी की एबिलिटी को एनहांस करना है कि वो सॉल्ट और वाटर एक्सक्रीट करे, तो फिर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देते हैं, या
इनहिबिटर्स देते हैं। तो स्पेसिफिक ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स अब ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे ट्यूब्यूल्स में लिमिनल साइड पे और बेसोलैटरल साइड पे स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर्स होते हैं। अगर जो जीन्स उन प्रोटीन कैरियर्स को बना रही है या तो वो एब्सेंट हो या तो वो नॉर्मल से वो ज़्यादा प्रोटीन्स बना दे, तो ये स्पेसिफिक ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन की गई उसमें रीनल ग्लाइकोसूरिया है कि किडनी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसमें ऑल्दो हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज अपेयर कर जाता है। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि रीनल ग्लाइकोसूरिया है या डायबिटीज़ मेलिटस है। अमाइनो एसिड यूनिट में यह होता है कि अगैन हमारी किडनी अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कुछ होते हैं जिनका डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। रियरली ये होता है कि जनरलाइज अमाइनो एसिड यूरिया हो जाए, यानी कि दोनों का हो जाए, लेकिन यूजुअली जिनका डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्ट होता है उनका होता है, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल एसेंशियल सिस्टीन यूरिया है और सिंपल ग्लाइसिन यूरिया है और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड यूरिया है। और इस सारी केसेस में सिस्टीन यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही तो सिस्टीन के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ग्लाइसिन यूरिया भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही, और लास्ट केसेस में भी अगैन यही है कि अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। रीनल हाइपोफॉस्फेटेमिया ये होता है कि जब फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। अब फॉस्फेट की जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी तो नॉर्मली तो हमारी बॉडी को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फॉस्फेट के लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा वेरी भी करें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर फॉस्फेट के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो इससे फिर रिकेट्स का जो मसला है वो हो सकता है। नाउ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है कि जो किडनी है वो एसिड्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाती इन केसेस में। तो जब वो एसिड्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाती तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड बिल्डअप भी हो जाता है और बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। ये सिंपल सी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस एज सेड अर्लियर इज अगैन की जब ADH जो होता है डिस्टल ट्यूब्यूल में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में उसके रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट हो रहा होता है बॉडी से, वाटर लॉस हो रहा होता है, वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। अब आगे हम पढ़ने लगे स्पेसिफिक सिंड्रोम जो कि ट्यूब्यूल से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले है फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम अब जो पीछे हमने पढ़े जिसमें रीनल ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अमाइनो एसिड यूरिया अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, रीनल हाइपोफॉस्फेटेमिया फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एसिडोसिस में आपके पास हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं हो पा रहा। अब हम क्या पढ़े हैं कि आपके पास एक जनरलाइज रीअब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है जिसमें इन तीनों को मिक्स कर देना तो ये डिसऑर्डर बन जाता है, यानी कि इसमें अमाइनो एसिड ग्लूकोज और फॉस्फेट तीनों रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और जो एडिशनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो ये हो सकती हैं कि या तो सोडियम और पोटेशियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, सोडियम और पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पोटेशियम और कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और इसके अलावा या तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इसकी एडिशनल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। अब जो इनकी कॉजेज होती हैं वो ये है कि या तो ट्यूबुलर सेल्स टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज हो गए हैं, या तो ट्यूबुलर सेल्स इस्कीमिया की वजह से डैमेज हो गए हैं, या फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है। और यूजुअली प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स इसमें इंजर्ड होते हैं फैनकोनी सिंड्रोम में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब और सिक्रीट वगैरह कर रहे होते हैं टॉक्सिन्स को भी और ड्रग्स वगैरह को भी। बार्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड चैनल्स थे लूप ऑफ हेनले में सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम चैनल्स, वो उनकी डिसऑर्डर्स हो जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है उनका, जिसमें वो डिफेक्टिव होते हैं। जो वो डिफेक्टिव होते हैं तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि पैरासेलुलर डिफ्यूजन की वजह से ये एब्जॉर्ब हो रहे थे वो सारे के सारे एक्सीट हो जाएंगे हमारी बॉडी में। वॉल्यूम डिप्लेशन किसी एक स्टेट हो जाएगी। जब वॉल्यूम डिप्लेशन की स्टेट होगी तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब वो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इससे फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा और इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हाई डिस्टल ट्यूबुलर फ्लो रेट होगा। जब डिस्टल ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ेगा तो अगेन क्या होगा कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और पोटेशियम की सिक्रीशन भी बढ़ जाएगी, और जब इनकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी बार्टर सिंड्रोम में। गिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव होती है और वो जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में जो थायजाइड सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स थे वो डिफेक्टिव होते हैं जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में, तो वहाँ पे अगैन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। जब अगैन वही वाला बार्टर सिंड्रोम की तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं कि यहाँ पे भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, तो अगेन यहाँ पे वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और गिटलमैन के जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट बार्टर की तरह के ही होते हैं, लेकिन इतने सिवियर नहीं होते क्योंकि यहाँ पे सोडियम लॉस सिर्फ हो रहा होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल हाइपोकैलेमिया इन सिचुएशंस में हो जाता है, दोनों सिचुएशन में हो रहा है ना, क्योंकि जब आपके जब फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है ना, जब वॉल्यूम डिप्लेशन हो गया तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उस वक्त हमारा ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ जाता है। जब फ्लो रेट बढ़ेगा तो ट्यूब्यूल्स इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाएंगे कि पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो या हाइड्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन हो, तो वो दोनों एक्सीट हो जाएंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाएगा और हाइपोकैलेमिया भी हो जाएगा। तो हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर दें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दें स्पाइरोनोलेक्टोन, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। लिडल सिंड्रोम ऑन द अदर हैंड एक डिफरेंट सिंड्रोम है। लिडल में डी से याद रखो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कम नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। और किन चैनल्स की हो रही है? जो हमने स्पेशलाइज ई नैक चैनल्स पढ़े थे
प्रिंसिपल सेल्स में जहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो रही थी, उन ENaC चैनल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, सोडियम बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही होती है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइपरटेंशन होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, ऑपोजिट चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस होंगे जो कि यूजुअली प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में भी होते हैं। लेकिन ये होता है कि इसको हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, ENaC एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। अमिलोराइड एंटी डायूरेटिक, जो डायूरेटिक होता है, एंटी नहीं, जो डायूरेटिक होता है अमिलोराइड, वो ब्लॉक कर देता है ENaC को, तो इसको हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। अब जब क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है तो दो तरह के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो आर्टिफिशियल किडनी हम इंड्यूस करवा दें, या फिर उसकी डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस करा दें, या फिर ट्रांसप्लांटेशन से हम एक डोनर किडनी उसको डोनेट कर दें। तो अब इसमें जो ये कहा गया है कि जो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक ये होता है कि आपको उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 400,000 पीपल जो होते हैं जिनको रिवर्सिबल रीनल फेलियर या टोटल किडनी रिमूवल होता है, उनको क्रॉनिकली आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस से ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि वो आर्टिफिशियल किडनी में उनका ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मैकेनिज्म मैं बताने लगी हूँ कि डायलिसर जो होता है, ये सेलोफोन है, उसकी 2 थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके अंदर जो है वो ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। जब ब्लड यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे जो दोनों चैम्बर्स हैं वहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सेस मटेरियल होता है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे तो इस तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखा गया है कि प्लाज्मा से डायलिसिंग फ्लूइड की तरफ मूव करें। यहाँ पे सोडियम 142 है, वहाँ पे 133 है, पोटेशियम 5 है, 1 है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरह से शिफ्ट किया गया है कि प्लाज्मा से डायलिसिंग फ्लूइड की तरफ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर जो भी एक्सेस अमाउंट में ब्लड में चीज़ें हैं वो डायलिसर फ्लूइड की तरफ मूव की जाए, और उसके बाद उनको फिल्टर करके ब्लड वापस चला जाए। अब नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि दिन में 4 to 6 आवर्स इसको करने में लग जाते हैं, और 500 मिलीलीटर ब्लड एट अ टाइम यहाँ पे होता है, और वीक्स में जो है ये 3 to 5 टाइम इसको करवाना पड़ता है। और यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और बस इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।